हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में किन-किन देशों से हमने किन-किन तत्वों को अपने संविधान में समाहित किया है? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया इतने वर्षों तक, 200 वर्षों तक हम पर शासन किया, हमने उनसे क्या-क्या चीज़ें अपनाई हैं? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन के संविधान के द्वारा हमने संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। सेंट्रल लेवल पे आप देखे होंगे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होती है। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली जो लिया, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन अर्थात विधि का शासन। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। मंत्रिमंडलीय प्रणाली अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा, ठीक है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, परमाधिकार लेख जैसे उपबंध जो है, जैसे प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। हालांकि कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन जो है ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक लिखित संविधान नहीं है, फिर भी हमने इन जो तत्वों को अपने संविधान में समाहित किया है ये ब्रिटेन से हमने लिया है। क्या आप जानते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है? तो हम आपको बताते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने जो प्रियम्बल है अपना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला भाग है, जो कि प्रियम्बल है, जो कि संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसके जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने वो लिया है यूएसए से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, जो ये जो सेंटेंस है ये हमने अडॉप्ट किया है। किससे? सेंटेंस इन द सेंस द स्ट्रक्चर, द जो ये कंपोनेंट है ना, तो हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से लिया है। उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोविजन करता है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है, ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी, जो आर्टिकल 50 में आई थिंक है, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द लेजिस्लेचर, आई थिंक सो, आई मे बी आई एम राइट। सो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की, द फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी, ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो लिया है ये हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने लिया है यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायाधीशों के हटाए जाने का उपबंध जो है ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। लाइक मैंने कहा आपको कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की मैंने बात की, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमने इसमें डिस्क्राइब किया है अपने फंडामेंटल राइट्स को। देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किया है। उसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के पद की बात की है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दैट इज impeachment of the president which is given under article 56B of the Indian constitution, as well as in the article 61 of the Indian constitution talks about the impeachment process of the president। और साथ ही साथ जो impeachment process of the judges of the Supreme Court as well as the judges of the high courts which are given under the under the process of article, I think it is under the part 5 of the Indian constitution, I think article 124, some provisions given under this regarding the impeachment process of the judges of the इंडिया। सो भारत के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको हटाए जाने का भी जो प्रावधान है भाग 5 के अंतर्गत दिया गया है। क्योंकि जो हटाए जाने की प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति के समान ही है, इसीलिए हम महाभियोग जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये भी हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, विच इज गिवन आई थिंक अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है,
ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, आर्टिकल 63 में उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। ये जो प्रावधान है ना, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, फॉरेन कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। एक्चुअली बात ये है ना कि हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को एक जगह पे एनश्रिंक किया है, मतलब उसको रखा है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना। देखिए, कॉपी करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमने किसी चीज़ को सीखा है और उसको अपने अंदर उतारा है, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो B.R. अम्बेडकर साहब, जो एस्टिमेट कमेटी जो थे, प्रस्तावना समिति जो थी, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अच्छे जो वैश्विक स्तर पर जो तत्कालीन जो भी संविधान थे, उनकी अच्छी अच्छी बातों को एनश्रिंक करके ले करके हमारे संविधान में उस चीज़ को रखा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट किया है। संविधान से आयरलैंड के संविधान से जो एस्टिमेट कमेटी जो समय ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज द राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। ये जो सारी प्रोविजंस हैं हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मुख्य मुख्य 3 चीज़ें हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किए गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। इसमें गांधीवादी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी, इसमें समाजवादी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी, इसमें पूंजीवादी विचारधारा भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमने जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये Directive principle of state policy of the Indian Constitution gives the guidance to the state as well as the union legislature to work to draft any law for the welfare of the people, है ना। तो भारत के जो भी राज्य हैं या केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण करने का जो भी क्रियाएं होंगी, उसमें जनता के कल्याण की भावना को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूत करना है। इस भावना को ध्यान में रख करके ही कानून का निर्माण किया जाएगा। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये इसी बारे में बताता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई। उसके साथ ही साथ जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होगी, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसके साथ साथ जो होता है जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है। तो ये जो विधि है ना, ये अडॉप्ट की गई है, हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हमने कनाडा से क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जैसी चीज़ों को हमने ग्रहण किया है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सशक्त केंद्र, देखिए हमारे देश में जो केंद्र है ना, उसकी भूमिका ज़्यादा मजबूत है। देखिए, आप यूएसए की बात करेंगे और आप इंडिया की बात करेंगे, तो यूएसए में जो है डबल सिटीजनशिप है, स्टेट को भी उतनी ही पावर है जितना सेंटर को पावर है। यूएसए जो है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, ठीक है। जबकि भारत में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि आप यूएसए में देखेंगे वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वो प्योरली एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जबकि भारत में भले ही भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इंडिया, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है।
लेकिन यहाँ पर केंद्र की शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत है, जो आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 2 में आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 4 में भी आर्टिकल 4 में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें राज्य की शक्ति इतनी मजबूत है कि वो किसी राज्य की सीमा को, किसी राज्य की सीमाओं के साथ साथ उसके नाम को, उसकी प्रकृति में ही पूरी परिवर्तन कर सकता है। ये शक्ति जो है ये केंद्र को दी गई है। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका में हमारे देश में केंद्र है। तो ये बात जो है हमने देखा, कनाडा से हमने लिया। साथ ही साथ हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में स्थित है। अच्छा, रेजिडरी पावर ऑफ जो है ना हमारे यहाँ सेंटर में है, जबकि यूएसए वगैरह में बात करेंगे तो रेजिडरी पावर जो होता है स्टेट्स को है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में रेजिडरी पावर जो है सेंटर के पास होती है। उसके साथ ही साथ जो परामर्शी जो कॉन्सेप्ट है उच्चतम न्यायालय का, आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट हैव राइट्स टू टेक सम advice with respect to any law, any point of law to the Supreme Court of India, है ना। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी जो है, उनको यह शक्ति दी गई है कि वो उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी सलाह को ले सकते हैं। हालांकि वो सलाह को लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह दे ही, लेकिन फिर भी एक प्रावधान तो किया ही गया है। ठीक है, एक ये बात कर लिया हमने, कनाडा की बात हमने कर ली। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें, उद्देशिका की भाषा की बात करें, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की बात करें तथा समवर्ती सूची की बात करें, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो लिया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें दोनों जो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, दो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है। आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ज्वाइंट सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद इसमें एक बात था कि उद्देशिका की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, द लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल विच इज स्टार्ट फ्रॉम द वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट शोज दैट द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल विच इज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर इज सिचुएटेड टू दी पीपल ऑफ द नेशन। मतलब जनता के पास ही शक्ति का स्रोत है और जनता ही अपने शक्तियों को हस्तांतरित करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन कराती है। तो इसका जो प्राथमिक स्रोत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये जो लैंग्वेज है ना, हमने कॉन्सेप्ट प्रीएम्बल का भले यूएसए से लिया, बट द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द Australia. Okay, so the next point is व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। जो बिजनेसेस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो देयर। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस कोई भी कर सकते हैं तो गांजे का व्यापार करने लगे, चरस का व्यापार करने लगे, या कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगे इस राइट को प्रिवेल करके कि हमारे पास तो ये राइट है कि हम ये कर सकते हैं। ना, देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर, है ना, कि हम करें कि व्यापार की स्वतंत्रता है, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बट there are some reasonable restriction that will not breaches any law। हम किसी भी तरीके से कानून को नहीं ब्रीच कर सकते हैं, कानून को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते, किसी की फंडामेंटल राइट को हम प्रभावित नहीं कर सकते। इस बात की भावना को हम ध्यान में रख करके ही किसी भी प्रकार के व्यापार को करेंगे। तो ये जो बात है ना, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमें मिली है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, लाइक whenever you are studying the schedule 7 of the Indian Constitution, which provides there are three type of list given over there, like a union list, state list and the concurrent list, in which the union list I think having 97 subjects, the state list having the 66 subjects, and the concurrent list having the 47 subjects I think there. So these are some concurrent list is a type of list in which the power to make the law having both, like center can also make
law with respect to the subject of the concurrent list, as well as the state can also draft any law with respect to the concurrent subjects of the concurrent list. But there are some points also there, like if the state making some if a state drafted some laws, the subjects of the concurrent list, but on the same subject if the center drafted any law, the law of the center will always be prevail. मतलब कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है, जो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं जिन्हें कहते हैं संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इनमें समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र दोनों को है, और अगर केंद्र और राज्य में से मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पर राज्य ने कानून बना दिया और उसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, तो उस संबंध में केंद्र की शक्तियां ज़्यादा होंगी और उस कंडीशन में राज्य की जो कानून बनाई हुई है उसको ओवरराइट करके केंद्र के कानून को प्रिवल किया जाएगा, उसकी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, उसको ही मान्यता दी जाएगी। केंद्र का कानून जो होगा वरीयतावान होगा और राज्य के कानून को लैप्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट भी जो हमने लिया है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो हमने लिया है वो लिया है कहाँ से, तो वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आपातकालीन उपबंध को लिया है। There are some exceptions also there, like in article 352 of the Indian Constitution talks about the national emergency, 356 of the Indian Constitution talks about the state emergency, that is also called as the president rule, and article 360 of the Indian Constitution talks about the financial emergency. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या राज्य के आपातकाल की बात की गई है, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है आपातकाल का, इसमें 2 तरीके के आपातकालों को हमने ग्रहण किया है जर्मनी के संविधान से। वित्तीय आपात को हमने यहाँ से नहीं अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो आपातकालीन उपबंध जो है ये हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया है। अब हम बात करते हैं कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। सो देखिए, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट विच आर लाइक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो हमने यूएसए से ब्रिटेन से अडॉप्ट कर लिया कि कानून का शासन, बट द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हम, जैसे कानून का शासन का कहने का सेंस ये होता है कि कानून ने एक कानून बन गया, उसके आधार पर जो जजेस होते हैं या न्यायपालिका जो होती है, उस कानून के आधार पर जो लिखे कानून है उस आधार पर परीक्षण करती है और न्याय देती है। लेकिन एक ऐसी विधि भी है जिसमें हम पहले तो कानून को ही जांचते हैं और उसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। ठीक है, अगली बात करते हैं कि विच कंटेंट वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें को अडॉप्ट किया, जैसे द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, हमने अपने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है। साथ ही साथ हमारे संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने का जो प्रोसेस है ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को हमने सोवियत संघ के संविधान से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने कुछ अपने लिए ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया था, जो यूएसएसआर से हमने अडॉप्ट किया था, जो कि वर्तमान में 11 हैं। 11वीं जो हमने अडॉप्ट किया है वो शिक्षा को लेकर के है, जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हमने बात किया है उसमें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है वो सोवियत यूएसएसआर से हमने अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट है प्रस्तावना में न्याय, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ
समानता, जो न्याय की बात किया है हमने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल जस्टिस की जो प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट की है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो भारतीय संविधान जो है ना, विभिन्न संविधानों के अच्छे अच्छे बिंदुओं को अडॉप्ट करते हुए हमने उसको अपने अनुरूप ढाल करके अपने संविधान का 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के अंतर्गत हमने इसको बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करने के दौरान इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया और हमारा जो वर्तमान जो संविधान का जो स्वरूप है वो एक जीवंत दस्तावेज के रूप में है। संविधान विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने अंतर्गत अनुकूल परिवर्तन करते हुए वर्तमान में एक जीवंत दस्तावेज के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत है। मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत आपको कि अपने संविधान की जो विभिन्न विदेशी तत्व हैं उनको कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट किया उसके बारे में आपको बताऊँ। मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।